1920 का दशक, मतलब अम, एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए। एक तरफ कुछ लोग बिल्कुल शांति से सूत कात रहे हैं और एक बहुत ही विशाल और क्रूर साम्राज्य की नींव हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक उसी समय उसी देश में कुछ ही दूरी पर कुछ युवा क्रांतिकारी उसी साम्राज्य की रेलगाड़ियों को लूट रहे हैं, बम बना रहे हैं। मतलब लक्ष्य दोनों का एक ही था, पूर्ण स्वतंत्रता। हाँ, लक्ष्य एक था लेकिन रास्ते बिल्कुल एक दूसरे से एकदम विपरीत थे। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, हम उनका इस्तेमाल करके 1920 से लेकर 1930 के उस उथल-पुथल वाले दशक का एक 3D मेंटल डायग्राम बनाने वाले हैं। एक सजीव चित्र है ना? बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को एक लाइन से पढ़ना नहीं है। हम एकदम लाइन बाय लाइन पूरी गहराई में जाकर समझेंगे कि कैसे एक इतना बड़ा जन आंदोलन अचानक एक झटके में रुक गया। और कैसे उस एक ठहराव ने, उस अचानक लगे ब्रेक ने पूरी राजनीति की दिशा ही बदल दी। एकदम। कुछ लोग तो संसद के भीतर से व्यवस्था को रोकने निकल पड़े और कुछ ने सीधे हथियारों का रास्ता चुन लिया। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पूरा दौर इतनी तेजी से बदलता है जैसे हम किसी थ्रिलर फिल्म की टाइमलाइन देख रहे हों। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक ही लक्ष्य के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में एकदम अलग-अलग तरीके अपनाए गए। तो अगर हम इस 3D डायग्राम को बनाना शुरू करें तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा रंग असहयोग आंदोलन का है। 1920 का साल, है ना? जी, 1920 का साल। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और देश में बहुत भयंकर असंतोष उबल रहा था। देखिए, इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, खिलाफत का विवाद, जिसने मुस्लिम समुदाय को बहुत आक्रोशित कर दिया था। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो जख्म, जिसके लिए हर कोई न्याय मांग रहा था। और तीसरा, इन सब के कारण जो स्वराज की तीव्र लालसा पैदा हुई थी। जब मैं इन दस्तावेजों को पढ़ता हूं ना, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ ये असहयोग आंदोलन मुझे सिर्फ एक हड़ताल नहीं लगता। तो क्या लगता है? मतलब इसे एक उदाहरण से सोचें। ये ऐसा था जैसे किसी शहर में हम सिर्फ पुरानी दुकानों का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की एक नई करेंसी, अपना एक नया बाजार, मतलब एक पूरा का पूरा पैरेलल या समानांतर सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समानांतर व्यवस्था वाला नजरिया एकदम सटीक है। अगर हम इसे लाइन बाय लाइन डिकोड करें तो इस आंदोलन के 2 बहुत ही स्पष्ट हिस्से थे। ओके? पहला हिस्सा था नकारात्मक या कह सकते हैं कि बहिष्कार वाला हिस्सा। इसमें ब्रिटिश शासन के सम्मान को ठेस पहुंचाना लक्ष्य था। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी कायसर हिंद की उपाधि लौटा दी। हाँ, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी थी। बिल्कुल। और साथ ही स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार हुआ। आपको पता है, बंगाल में करीब 90,000 छात्रों ने एक साथ सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। अरे बाप रे, 90,000! लेकिन एक सवाल है, अगर इतने सारे बच्चे स्कूल छोड़ देंगे और लोग अदालतों में नहीं जाएंगे, तो वो जाएंगे कहाँ? यहीं से इस आंदोलन का दूसरा पहलू शुरू होता है, रचनात्मक पहलू। उस खालीपन को भरने के लिए स्वदेशी संस्थाएं बनी। जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई, जो बाद में दिल्ली आ गया था। हाँ, बनारस में काशी विद्यापीठ बना। कानूनी मामलों के लिए पंचायती अदालतें बनी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जो तिलक स्वराज कोष बना था ना, हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उसमें जनता ने उस जमाने में 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। 1 करोड़! मतलब आज के हिसाब से तो ये रकम सोच पाना भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि जनता कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन दस्तावेजों में एक और चीज मिलती है। जब हर जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। हाँ, उनका पत्र बहुत मशहूर है इस बारे में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि संसाधनों को इस तरह आग में जलाने के बजाय उनका इस्तेमाल किसी गरीब को कपड़े पहनाने के लिए किया जा सकता था? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो बात सिर्फ कपड़े जलाने की नहीं थी। तो फिर क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की असली ताकत उनकी सेना नहीं थी, बल्कि वो मानसिक खौफ था जो उन्होंने भारतीयों के दिमाग में बैठा दिया था। जब कोई आम आदमी चौराहे पर विदेशी कपड़ों को जलाता था, तो वो असल में उस गुलामी की मानसिकता और डर को जला रहा होता था। ओह, मतलब एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध। एकदम सही।
ये लोगों को साहसी बनाने का तरीका था और जनता ने इसे पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया था। जैसे ताड़ी और शराब की दुकानों पर जो धरने दिए गए। वो तो असहयोग आंदोलन की मूल योजना में थे ही नहीं। क्या बात कर रही हैं, वो प्लान में नहीं था? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो इतना लोकप्रिय हुआ कि उसने आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। ये वाकई कमाल है कि जन आंदोलन कैसे अपना रास्ता खुद बना लेता है। मतलब 1921 के अंत तक आते आते तो सविनय अवज्ञा शुरू करने की भी बात होने लगी थी। लग रहा था कि आज़ादी बस मिलने ही वाली है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। हाँ, वो अचानक लगने वाला ब्रेक। जी, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922। वैसे कुछ किताबों में तो 5 फरवरी लिखा होता है ना? हाँ, लिखा होता है, लेकिन जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं वो एकदम साफ बताते हैं कि ये घटना 4 फरवरी को ही हुई थी। गोरखपुर के पास भीड़ ने पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी थी। और शायद 22 या 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। बिल्कुल। ये तो ऐसा था जैसे 100 की स्पीड से दौड़ती किसी ट्रेन में किसी ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया हो। 12 फरवरी को गांधी जी ने पूरा आंदोलन ही वापस ले लिया। और इस फैसले से मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हैरान रह गए। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब सड़क पर होने वाला आंदोलन रुक गया और सबसे बड़ा नेता जेल में है, तो ये जो इतनी सारी ऊर्जा पैदा हुई थी पिछले 2 सालों में, वो ऊर्जा अब कहाँ जाएगी? बहुत सही सवाल है। यहीं पर कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। एक थे अपरिवर्तनवादी या नो चेंजर्स, जिनमें शायद सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, उनका मानना था कि हमें सिर्फ रचनात्मक काम करने चाहिए, जैसे खादी का प्रचार, छुआछूत हटाना। लेकिन जो दूसरा गुट था, परिवर्तनवादी या प्रो चेंजर्स, हाँ, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू वाला गुट। बिल्कुल, उनका नजरिया अलग था। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर आंदोलन नहीं हो सकता तो हम लड़ाई को ब्रिटिश संसद के अंदर ले जाएंगे। मतलब अंदर से सिस्टम को जाम करना, जिसे उन्होंने कहा था सतत और अविरल अवरोध की नीति। और इसी के चलते 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। जी, और वो बहुत कामयाब भी रहे। आपको पता है, 1923 के चुनावों में उन्होंने 101 में से 42 सीटें जीत ली थी। वाह! और 1925 में तो विट्ठलभाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष भी चुन लिए गए थे। ये बहुत बड़ी जीत थी, अंग्रेजों को उनके ही बनाए सिस्टम में हराना। लेकिन ये तो हुई संसद की बात। जो युवा इस शांतिपूर्ण और संसदीय रास्ते से सहमत नहीं थे, जिनका अहिंसा से मोहभंग हो चुका था, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना, रूस की क्रांति से प्रेरणा लेकर। हाँ, और यहीं से सशस्त्र क्रांति का दूसरा चरण शुरू होता है, उत्तर भारत में। बिल्कुल। अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल जैसे लोग थे। सान्याल की किताब बंदी जीवन तो उस वक्त युवाओं के लिए किसी मैनिफेस्टो जैसी थी। एकदम सही। लेकिन संगठन चलाने और हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। और यहीं से आता है वो दिन, 9 अगस्त 1925, काकोरी ट्रेन एक्शन। हाँ, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर अब कांड शब्द हटा दिया है, क्योंकि वो अपमानजनक लगता था। अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। ये बहुत जरूरी बदलाव है। तो उन्हें धन की जरूरत थी, उन्होंने सरकारी खजाना लूटा, लेकिन इसका नतीजा बहुत भारी पड़ा। करीब 40 से 43 लोग गिरफ्तार हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई और चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। लेकिन एक बात है जो मुझे हमेशा खटकती है जब मैंने दस्तावेज देखे। क्या बात? इन चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। जैसे लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, बिस्मिल को गोरखपुर में। मतलब एक ही जगह फांसी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि अंग्रेज बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता था कि अगर इन चारों को एक ही जगह फांसी दी गई तो वो जगह रातों रात एक तीर्थ बन जाएगी। ओह, जनसैलाब उमड़ पड़ेगा। बिल्कुल, भीड़ बेकाबू हो सकती थी, इसलिए उन्हें अलग अलग शहरों में रखा गया। क्या बात है। अच्छा, बिस्मिल के नाम से मुझे एक बहुत ही रोचक एक आहा मोमेंट वाली बात याद आई। अच्छा, वो क्या? हम सब वो गजल सुनते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ, जाहिर है रामप्रसाद बिस्मिल की है। नहीं, यही तो ट्विस्ट है। ये गजल असल में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी, जो पटना के एक शायर थे। रुकिए, सच में? हाँ, रामप्रसाद बिस्मिल इसे जेल में इतना गुनगुनाते थे, ये उन्हें इतनी हिम्मत देती थी कि लोगों को लगा ये उन्हीं की रचना है।
ये तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। खैर 1928 के बाद संगठन थोड़ा बिखर गया था, लेकिन फिर सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक नई शुरुआत हुई। और इस बार इसमें एक नया शब्द जुड़ा। हाँ, भगत सिंह के प्रस्ताव पर HRA अब बन गया था HSRA, यानी सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया। मतलब अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समाज बनाने की थी जहां समानता हो। बिल्कुल। और इसके बाद घटनाओं की एक बहुत तेज श्रृंखला शुरू होती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या की गई। और फिर आता है 8 अप्रैल 1929, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। लेकिन एक सवाल यहां भी उठता है, असेंबली में बम क्यों फेंका गया? अगर वो चाहते तो किसी को मार सकते थे, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। क्योंकि उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। जो पर्चे उन्होंने वहां फेंके थे, उन पर साफ साफ लिखा था, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। मतलब वो सिर्फ डराना चाहते थे। हाँ, वो अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का मंच बनाना चाहते थे। और पता है, यहीं पर वो नारा पहली बार गूंजा था जिसने पूरे देश को जगा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। जी, जिसे गढ़ा तो हसरत मोहानी ने था, लेकिन इसे मशहूर किया भगत सिंह ने। बिल्कुल। फिर जेल में राजनीतिक कैदियों का दर्जा पाने के लिए उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की, जिसमें जतिन दास शहीद हो गए। और आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। और उससे थोड़ा पहले इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी थी। ये सब सुनकर आज भी एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आग सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। चलिए अपने इस 3D मैप को थोड़ा बंगाल और पंजाब की तरफ घुमाते हैं। बंगाल की तो बात ही अलग थी। वहां चटगांव शस्त्रागार पर जो कब्जा हुआ वो बहुत ही सुनियोजित था। सूर्य सेन, जिन्हें सब मास्टरदा कहते थे। हाँ, उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने सीधा सरकारी शस्त्रागार पर हमला कर दिया। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, जो एकदम रोंगटे खड़े कर देती है, वो है महिलाओं की भूमिका। बिल्कुल। मतलब प्रीतिलता वाडेकर ने यूरोपियन क्लब पर छापा मारा। स्कूली छात्रा हैं शांति घोष और सुनीति चौधरी, उन्होंने सीधा जिलाधिकारी की हत्या कर दी। और बीना दास, उन्होंने तो दीक्षांत समारोह में सबके सामने गवर्नर पर गोली चला दी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दिखाता है कि आंदोलन कितनी गहराई तक पहुंच चुका था। और पंजाब में? पंजाब में वैचारिक काम बहुत मजबूती से हो रहा था। 1924 में नौजवान भारत सभा बनी, जिसके महामंत्री भगत सिंह थे। और भगवती शरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नाम का दस्तावेज लिखा। मतलब वो सिर्फ गोलियां नहीं चला रहे थे, उनके पास एक पूरा विजन था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे डायग्राम को समेटें तो 1920 से 1930 का ये दशक एक बहुत ही लेयर्ड, एक कई परतों वाला संघर्ष था। हाँ। सड़क पर अहिंसक भीड़ लाठियां खा रही थी, संसद में स्वराज नेता बहस कर रहे थे और युवा क्रांतिकारी फांसी के फंदे चूम रहे थे। लक्ष्य सबका एक ही था, बस रास्ते अलग अलग थे। और हमारे सुनने वालों के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। वो क्या? देखिए, जब एक रास्ता बंद होता है, जैसे असहयोग आंदोलन अचानक रुक गया, तो ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो नए रास्ते तलाश लेती है। लचीलापन। जी, लक्ष्य को पाने के लिए रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं। जीवन की किसी भी बड़ी चुनौती में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। एकदम सही बात कही आपने। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले हम सब एक विचार पर सोच सकते हैं। बताइए। हमने देखा कि कैसे स्वराज पार्टी ने शुरुआत पूर्ण असहयोग और सरकार के हर काम में अड़ंगा डालने की बात से की थी। जी। लेकिन धीरे धीरे मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इंडियन सैंडहर्स्ट जैसी सरकारी कमेटियों में पद स्वीकार कर लिए। तो सवाल यह है कि जब एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई लड़ी जाती है, तो क्या हमेशा अपने उसूलों पर टिके रहना मुमकिन है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक समझौते, मतलब प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज करना ही एकमात्र तरीका होता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास ना ऐतिहासिक दस्तावेजों और नोट्स का एक ऐसा खजाना है जो 1927 से 1930 के उस उथल पुथल भरे, मतलब जिसे हम गांधी युग कहते हैं, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुलता है। बिल्कुल। और ये दौर भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। हाँ, और आज हमारा मिशन ये है कि हम इन तथ्यों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं,
बल्कि कोशिश करेंगे कि श्रोताओं के दिमाग में एक ऑडियो 3D रंगीन डायग्राम बन जाए, एक पूरी विस्तृत टाइमलाइन। हम लाइन दर लाइन समझेंगे कि कैसे एक घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये समझ आता है कि ये समय सिर्फ तारीखों का नहीं था। मतलब ये पूरी तरह से विचारधाराओं के टकराव का दौर था। सही बात है। इसी समय भारत ने सिर्फ अधिकार मांगने से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता छीनने तक का वो जो मानसिक सफर है ना, वो तय किया था। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी इस 3D टाइमलाइन की शुरुआत करें तो हमें 1927 पर फोकस करना होगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। 1919 के जो अधिनियम थे उनकी समीक्षा तो 10 साल बाद यानी 1929 में होनी थी ना? हाँ, नियम तो यही था। तो फिर ब्रिटेन ने 1927 में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई? मतलब 2 साल पहले ही कमीशन क्यों बना दिया? देखिए, इसके पीछे सीधे सीधे ब्रिटेन की अपनी घरेलू राजनीति थी। उस वक्त वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उन्हें अंदर ही अंदर ये डर सता रहा था कि जो अगले चुनाव होंगे उसमें लेबर पार्टी यानी मजदूर दल जीत सकती है। अच्छा। हाँ, तो कंजर्वेटिव नेता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत के भविष्य का फैसला लेबर पार्टी करे। इसलिए उन्होंने आनन फानन में 2 साल पहले ही ये साइमन कमीशन या जिसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं वो बना दिया। अगर हम इस कमीशन के ढांचे की कल्पना करें, मतलब एक विजुअल बनाएं, तो ये 7 सदस्यों की एक समिति थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे जो एक उदारवादी नेता थे, और इसमें क्लीमेट एटली भी थे जो लेबर पार्टी से थे। लेकिन सबसे अजीब बात, इस पूरी तस्वीर में एक भी भारतीय चेहरा नहीं था। बिल्कुल शून्य। और ये कोई भूल नहीं थी। उस समय के जो भारत सचिव थे ना, लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने किसी भी भारतीय को उसमें शामिल करने का सख्त विरोध किया था। मतलब ये तो सीधे तौर पर एक अपमान था। और इसीलिए जब 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे, तो वहां इसका पूर्ण बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। जो प्रतिक्रिया थी ना, वो पूरी तरह से एक तरफा नहीं थी। अच्छा? हाँ, देखिए, लिबरल फेडरेशन और हिंदू महासभा ने तो बहिष्कार किया, लेकिन मुस्लिम लीग इस मुद्दे पर 2 हिस्सों में बंट गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। बिल्कुल। मोहम्मद शफी गुट ने कमीशन के साथ सहयोग किया, जबकि जिन्ना गुट ने कांग्रेस के साथ मिलकर बहिष्कार किया, और मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी उसने भी सहयोग किया था। और यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट का जिक्र भी आता है। उन्होंने भी कमीशन के साथ सहयोग करने का फैसला किया था। सही कहा। कई बार लोग इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर हम इसे निष्पक्ष होकर देखें तो उनका रुख बहुत तार्किक था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से संयुक्त निर्वाचक मंडल और दलितों के लिए आरक्षण की मांग रखी थी। एक ऐसे वर्ग के लिए जिसे हाशिए पर रखा गया हो, उसके लिए सत्ता हस्तांतरण में अपने अधिकार सुरक्षित करना सबसे जरूरी था। बिल्कुल। हर कोई अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहा था, लेकिन जो सड़कों पर दृश्य था वो बहुत अलग था। 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन बॉम्बे पहुंचा तो काले झंडों से स्वागत हुआ। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। और वो लाहौर वाला दृश्य तो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज। वही शेरे पंजाब। लाला जी शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। और फिर उनका वो प्रसिद्ध वाक्य, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। वैसे एक रोचक तथ्य ये भी है कि लाला जी इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये सच में एक बहुत बड़ा आघात था देश के लिए। तो अब हमारी टाइमलाइन में एक नया सवाल आता है। अंग्रेजों ने, खासतौर पर लॉर्ड बर्किनहेड ने चुनौती दी थी कि भारतीय लोग अपना संविधान खुद नहीं बना सकते। तो क्या भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया? बिल्कुल किया। और इसी चुनौती के जवाब में नेहरू रिपोर्ट का जन्म हुआ 1928 में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इसमें तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी शामिल थे। अगर हम इस नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातों का एक विजुअल बुलेट पॉइंट बनाएं, तो इसमें क्या-क्या था? देखिए, मुख्य रूप से 4 चीजें थीं। पहला, डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य का दर्जा। दूसरा, द्विसदनीय विधानमंडल के साथ एक संघ बनाना। तीसरा, सबसे अहम, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल को पूरी तरह स्वीकार कर दिया गया। और चौथा,
मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया। लेकिन इसी रिपोर्ट ने तो दो बहुत बड़े वैचारिक मतभेद भी पैदा कर दिए ना। हाँ, मतलब रिपोर्ट बन तो गई, लेकिन इसने राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला टकराव तो कांग्रेस के अंदर ही हो गया। वो युवा नेताओं वाला। हाँ, सुभाष चंद्र बोस और खुद मोतीलाल जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू, ये युवा वामपंथी नेता डोमिनियन स्टेटस से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें आधी अधूरी आजादी नहीं, पूर्ण स्वराज्य चाहिए था, और इसी वजह से उन्होंने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना ली। और दूसरा मतभेद मुस्लिम लीग के साथ हुआ। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था। और फिर मार्च 1929 में उन्होंने अपना 14 सूत्री फॉर्मूला पेश कर दिया, जिसमें मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व जैसी मांगे थीं। बिल्कुल। यहां पर मैं स्रोत से जिन्ना के बारे में एक बहुत ही रोचक बात शेयर करना चाहूंगा। जिन्ना ने शुरुआत कांग्रेस नेता के तौर पर की थी। असहयोग आंदोलन के विरोध में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। सरोजनी नायडू ने तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत तक कहा था, और गांधी जी उन्हें कायदे आजम कहते थे। ये काफी अजीब लगता है कि कैसे हालात बदले, और यहीं से कहीं ना कहीं द्विराष्ट्र सिद्धांत के बीज भी पड़े। हाँ, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल कुछ सालों बाद चौधरी रहमत अली नाम के एक छात्र ने किया था। हम इन तथ्यों को बस ज्यों का त्यों रख रहे हैं ताकि श्रोता उस समय की राजनीति को समझ सकें। सही कहा। तो अब हम 1928 से 1929 के एंड की तरफ आते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में जो अंग्रेजों को 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था, हाँ, कि या तो नेहरू रिपोर्ट मान लो या फिर हम पूर्ण स्वराज्य मांगेंगे, बिल्कुल। वो अल्टीमेटम खत्म हो गया। तो अब क्या? अगर हम फिर से अपने 3D मैप में जाएं, 31 दिसंबर 1929 की आधी रात, लाहौर में रावी नदी का तट है, कड़ाके की ठंड है, और जवाहरलाल नेहरू के हाथों तिरंगा फहरा रहा है। वो एक ऐतिहासिक पल था। यहीं पर नेहरू रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया गया और पूर्ण स्वराज्य या कंप्लीट इंडिपेंडेंस को राष्ट्रीय आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य घोषित किया गया। साथ ही ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ स्रोत के आधार पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस में इस बात पर सब एकमत थे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का विचार काफी अलग था। उन्होंने तो एक समानांतर सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव रख दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन गांधी जी इसके सख्त विरोध में थे। उन्हें लगा कि शायद देश अभी इतने बड़े कदम के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तो यहाँ से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। लक्ष्य तो तय हो गया पूर्ण स्वराज्य का, लेकिन इसे हासिल कैसे करें? गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन के लिए हथियार के रूप में नमक को ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे बहुत गहरी रणनीति थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय मांगे भेजी थीं, जैसे कि लगान 50% कम करना, सैन्य खर्च घटाना, शराबबंदी और सबसे अहम नमक कर समाप्त करना। और इरविन ने ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और नमक को इसलिए चुना गया क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। इसका सीधा असर देश के हर गरीब इंसान की थाली पे पड़ता था। सही बात है। तो अगर हम इस दांडी मार्च का एक विजुअल मैप बनाएं, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी तक का सफर शुरू होता है। स्रोत बताते हैं कि 80 अनुयायी उनके साथ थे। वैसे कुछ किताबों में 78 भी दर्ज है, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक के जो आंकड़े हैं उनमें 80 लोगों का जिक्र है। हाँ। 241 मील का फासला और 24 दिन की यात्रा, और फिर 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से वो नमक कानून तोड़ा गया। और इसका प्रभाव इतना विशाल था कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से कर दी थी। और दूसरी तरफ जो विदेशी मीडिया था वो इसका मजाक उड़ा रहा था। एक अंग्रेजी पत्रकार थे ब्रेल्सफोर्ड, उन्होंने लिखा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? जिसके जवाब में भारत के स्टेट्समैन अखबार ने बहुत करारा जवाब दिया कि गांधी तब तक पानी उबालेंगे जब तक डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। और ये पानी सिर्फ गुजरात में नहीं उबल रहा था। अगर हम भारत के नक्शे की कल्पना करें तो ऐसा लगेगा जैसे पूरे देश में अलग अलग रंगों की चिंगारियां भड़क उठी हों, एक पूरा रिपल इफेक्ट। बिल्कुल। चलिए इस 3D मैप में इन जगहों को रंग भरते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत। हाँ, वहां तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक मार्च किया
और मालाबार में के केलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक। और अगर हम पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तरफ मुड़ें तो उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी ने कमान संभाली। और मणिपुर का जिक्र करना तो बहुत ही जरूरी है। वहां नागा महिला गाडिनेलियू ने आंदोलन चलाया। जिनकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। हाँ, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी और वो आजादी के लिए सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली महिला थी। और असम में क्या हो रहा था? पत्र मांगा जा रहा था। छात्रों ने इसके खिलाफ जबरदस्त बगावत कर दी। और अगर हम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जाएं तो वहां खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, उनका लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार आंदोलन चल रहा था। वहां के आदिवासियों ने तो गांधी जी को मलंग बाबा का नाम दे दिया था। बिल्कुल। और वहीं पेशावर में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई। वहां प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा गया था। हाँ, चंद्र सिंह गढ़वाली वाली घटना। हाँ, उन सिपाहियों ने अपने ही निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। ये तो ब्रिटिश सेना के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। और जिन जगहों पर समुद्र नहीं था, जैसे बिहार और यूपी, वहां किसानों ने कर न अदायगी यानी लगान देने से मना कर दिया। और सबसे प्यारी बात मुझे ये लगती है कि बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। लड़कों ने वानर सेना बनाई और लड़कियों ने मांजरी सेना। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन फैला, सरकार का दमन चक्र भी उतना ही क्रूर होता गया। मई आते आते गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व संभाला। हाँ, और फिर आता है धरसना कांड। 21 मई 1930 को धरसना के नमक कारखाने पर धावा बोला गया। इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल कर रहे थे। और वहां जो हुआ, हाँ, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने जो रिपोर्टिंग की, उसमें पुलिस की लाठियों के बर्बर प्रहार के इतने भयानक दृश्य बताए गए हैं कि उसे सुनकर ही सिहरन हो जाती है। निहत्थे लोग बस मार खा रहे थे, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 1927 के साइमन कमीशन के उन काले झंडों से जो गुस्सा शुरू हुआ था, वो 1930 में पूरे देश के सविनय अवज्ञा में बदल गया। भारत ने दिखा दिया कि वो अब ब्रिटिश सत्ता के सामने झुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के बिल्कुल अंत में दिए गए एक वैचारिक बिंदु पर आना चाहूंगा। जब ये आंदोलन अपने चरम पर था, फिर गांधी-इरविन समझौता हुआ और उसके बाद गांधी जी ने अचानक खुद को सक्रिय राजनीति से हटा लिया और उन्होंने अपना पूरा समय हरिजनोद्धार यानी छुआछूत मिटाने और रचनात्मक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। तो ये श्रोताओं के लिए सोचने का एक बहुत बड़ा बिंदु है। क्या एक राष्ट्र का निर्माण सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से या कानून तोड़ने से हो सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर उसके लिए समाज की गहरी जड़ों में जो बुराइयां हैं, जैसे छुआछूत, उन्हें मिटाना भी उतना ही जरूरी है? क्या गांधी जी का वो कदम हार थी या फिर एक बहुत लंबी लड़ाई की गहरी तैयारी? हम श्रोताओं को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, वो खुद इस पर विचार करें। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।